गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम मेडिकल एग्ज़ाम में किस तरह से हमें प्रिपेयर करना चाहिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे और हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि इस करंट ईयर में जिन बच्चों के 700 एंड मोर देन 700 मार्क्स आए हैं वो बच्चे आज हमारे साथ हैं। तो मैं सबसे पहले इनको इंट्रोड्यूस करूंगा। सबसे पहले है हमारे सामने शोएब आफ्ताब। सर रेज योर हैंड। 720 आउट ऑफ 720 एंड इट इज़ द परफेक्ट स्कोर। और नीट एग्ज़ाम में ऐसा पहली बार हुआ है। इससे पहले हमने कभी इवन बायो के अंदर 360 आउट ऑफ 360 नहीं सुना था। बट बहुत अच्छी बात है कि तीनों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स इस साल आए हैं। फिर हमारे साथ है कार्तिकेय। रेज हैंड सर, थोड़ा सा बच्चों को पता लगे। कृतिक, पृथ्वी, नरेंद्र, अनिल, साहिल, अनुराग। एक बार जोरदार इन सब बच्चों के लिए तालियां। और जो स्टूडेंट्स करंट में पढ़ रहे हैं, जो इनको सुनने वाले हैं, सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा वो भी इनका स्वागत करें और हम भी उन सब बच्चों का स्वागत करते हैं। और आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कुछ देर के लिए आप लगातार इन बच्चों की बात सुने। जो बच्चों के दिमाग में, मन में जो क्वेश्चंस जनरली आते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम आज इन बच्चों के सामने पुट करेंगे और हम चाहेंगे कि ये बच्चे उन क्वेश्चंस का आंसर दें। और मेरे साथ हैं विजय सोनी सर, वाइस प्रेसिडेंट। सर खुद 20 साल से एलन पर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो सर बच्चों से कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये बच्चे उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। और मैं चाहूँगा जो सुन रहे हैं वो सभी इन आंसर्स को ध्यान से सुने और जितना मैक्सिमम फॉलो कर सकते हैं फॉलो करें, क्योंकि हमारा टारगेट मात्र सुनना नहीं है। हम चाहते हैं कि इन बातों को सुनकर आप उन बातों को फॉलो भी करें। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। विजय सोनी सर। थैंक यू सर। मेरे साथी हैं विनोद कुमावत सर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट टैलेंट कैरियर इंस्टीट्यूट। सभी बच्चों का स्वागत है सेशन के अंदर। और सर मुझे वो दिन याद आ रहा है कि यहीं पर इसी जगह पर हमने लास्ट ईयर जब सेशन लिया था तो स्थितियाँ कुछ विपरीत थी। ये सभी बच्चे सामने बैठे हुए थे चेयर्स पे और उस दिन इन बच्चों ने कुछ ठाना, कुछ संकल्प लिया, कुछ प्रण लिए और उसी की बदौलत ये है कि आज ये सभी बच्चे स्टेज पर बैठे हैं। और जिस तरह से इनके सीनियर्स ने इनको मोटिवेट किया था, समझाया था, स्ट्रेटजी समझाई थी कैसे पढ़ना है, कैसे फॉलो करनी है चीज़ें, उनको 100% फॉलो करके ही आज ये बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो सभी बच्चे सुन रहे हैं इन स्टूडेंट्स को, वो भी इनकी बताई हुई बातों को 100% फॉलो करेंगे, समझेंगे और किस तरीके से हम अपने रास्ते को और आसान कर सकते हैं। इस कठिन डगर को आसानी से हम हासिल कर सकते हैं, अपने अचीवमेंट्स को हम हासिल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेशन की। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं, मैं वो पूछता हूँ बच्चों से। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन पूछना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यही 3 सब्जेक्ट हैं जो कि हमें अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, अपने कम्पिटिटिव एग्जाम में परफॉर्म करने हैं। तो शोएब, मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि नीट की तैयारी करने के दौरान आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को किस तरह से बैलेंस करके चले आप? क्योंकि सब्जेक्ट तीनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी आपने बैलेंसिंग किस तरह की इन तीनों सब्जेक्ट्स की? स्टार्टिंग में फ़िज़िक्स थोड़ा हार्ड लगता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, बहुत सारी जो हमें एक्सरसाइजेज और बहुत सारे टेस्ट पेपर्स सॉल्व करने के बाद फ़िज़िक्स स्ट्रॉन्ग हो गया। और हमेशा स्ट्रेटजी यही रहती थी कि जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको कम टाइम दिया करूँ और जो भी वीक सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा टाइम देना है और उसको और स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे बायो मेरा थोड़ा सा वीक था, मतलब वीक तो नहीं, लेकिन उसे प्रिपेयर करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता था और मैक्सिमम टाइम मैं बायो को ही देता था। फिज़िक्स मेरा स्ट्रॉन्ग बन चुका था अराउंड 3 या 4 मंथ्स जब मैं 11th में यहाँ पे आया, उसके बाद फ़िज़िक्स मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन गया। और फिर उसके बाद मैंने फ़िज़िक्स को बहुत कम टाइम देता था मैं, और फिर बायो को मैक्सिमम टाइम और फिर केमिस्ट्री को। ओके, कृतिक आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर मैं ये बोलूँगा कि बायो जैसे हम जानते हैं 360 मार्क्स का होता है और मेनली इस ईयर तो उसी के बेसिस पे रैंक डिसाइड हुई है, तो जनरली बच्चे उसे ज़्यादा टाइम देते हैं और देना भी चाहिए।
और जहाँ तक बात है फिज़िक्स और केमिस्ट्री की, तो फिज़िक्स मतलब आपका वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो गया, ऐसी पीसीबी हो गया, फिज़िकल केमिस्ट्री, तो उन पे आप उसी पे ज़्यादा फोकस करें और एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ें उन दोनों सब्जेक्ट्स में। और मैंने फ़िज़िक्स को थोड़ा कम ही टाइम दिया था क्योंकि फ़िज़िक्स मेरा पहले से ही थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। फिर केमिस्ट्री को और मैक्सिमम मैंने जो टाइम दिया होगा मतलब 60% के आसपास वो बायो को प्रिपेयर करने में दिया था। दोनों स्टूडेंट्स ने आंसर जो दिया है वो ये है कि हमने फिजिक्स को कम टाइम दिया, लेकिन जनरली मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मेडिकल के स्टूडेंट्स को फिजिक्स बहुत टफ लगती है, वो जनरली बचना चाहते हैं। तो अनुराग, मैं आपसे पूछना चाहूँगा बेटा कि फिजिक्स में ऐसा क्या कि हमें वो आसान लगती है, क्योंकि आपके 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स भी हैं फिजिक्स के अंदर, तो उसकी प्रिपरेशन में हमें कैसे फिर ध्यान देना चाहिए? एक्चुअली सर फिज़िक्स जो होती है ना, एक्चुअली एक स्किल होती है। ऐसा नहीं आप उसे याद करते हैं या जैसे बायोलॉजी की तरह, एक बार आपने अगर वो स्किल डेवलप कर ली ना तो फिर वो मुश्किल लगे ऐसा नहीं हो सकता। तो एक्चुअली वो ऐसे डेवलप करनी होती है, इसलिए हम ज़्यादा शुरू में फ़िज़िक्स देते हैं और ज़्यादा टाइम लेती भी है वो, लेकिन एक बार डेवलप हो गई फिर बहुत कम टाइम में आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अनुराग बेटा, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? सर फिज़िक्स तो बहुत एक अच्छा सब्जेक्ट है। जैसे वैसे जैसे कार्तिकेय ने कहा कि एक स्किल डेवलप करनी, कंसेप्ट लर्न नहीं कर सकते आप, पर कंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिज़िक्स में। आपको एक कंसेप्ट अगर पता चल गया तो आप कोई भी सवाल उससे ट्राई कर सकते हैं, पर आप रट्टा मारोगे तो फिर वो सवाल बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप कंसेप्ट पे अच्छे से फोकस करें, कंसंट्रेशन से पढ़े क्लास में। चलिए, लास्ट जो वर्ड आपने बोला है आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि क्लास में कंसंट्रेशन मेंटेन करने का कुछ स्पेसिफिक फार्मूला है? ऐसा कोई फॉर्मूला तो नहीं है, पर अगर क्लास में कंसंट्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो सर पढ़ा रहे हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है आपके दोस्त अगर साइड में बैठे आपको परेशान कर रहे हैं तो आपका एक ही मोटिव होना चाहिए कि आप उससे दूर रहे। आप क्लास के बाद डिस्कस करें या क्लास के बीच में जो ब्रेक मिलता है उसमें डिस्कस करें, पर क्लास के वक्त डिस्कस ना करें। क्लास के वक्त आपको सिर्फ सर को टाइम देना है, सर जो पढ़ा रहे हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। ऐसे ही आपका कंसंट्रेशन मेंटेन होगा और यही आपको हेल्प करेगा कि आगे आप जो घर में रिवीजन करते हो उसको कम से कम टाइम में रिवीजन कर सकते हो, अगर आपका कंसंट्रेशन क्लास में पहले से ही बहुत अच्छे से मेंटेन है तो। मैं भी इस बात से 100% सहमत हूँ अनुराग कि क्लास में हम कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं तो घर जाकर हमें फिर बहुत एफर्ट्स कम करने पड़ते हैं, क्योंकि वहीं पर मैक्सिमम बातें हम समझ चुके होते हैं कॉन्सेप्चुअली। तो घर जाके फिर हमें बहुत कम एफर्ट्स करने होते हैं अपने रिविजन्स करने के, अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की। सही बात है। अगला क्वेश्चन मेरे पास है कि आपके पढ़ने का शेड्यूल किस तरह से रहता था आप लोगों का? दिन में पढ़ते थे या रात में पढ़ते थे? एलन की जो क्लासेस थी उसके अलावा कितने आवर्स आप पढ़ते थे? नरेंद्र, मैं आपसे बात पूछना चाहूँगा बेटा। पढ़ने का वैसे कोई स्पेसिफिक शेड्यूल नहीं होता है, आप जैसा चाहे, बस आपको रेगुलर क्लास के अलावा 6 से 7 घंटे पढ़ना है, ये आपको निकालना ही है वक्त। जैसे मेरा मॉर्निंग का क्लास था तो मैं मॉर्निंग का क्लास ख़त्म होने के बाद घर पे आके 1-1.5 घंटा रेस्ट कर लेता था। उसके बाद सबसे पहले मैं जो दिन में उसी दिन पढ़ाया गया टीचर्स के नोट्स 1 घंटे में, जैसे फिजिक्स खोली, एक दिन में 4 क्लास होती है तो जैसे फिजिक्स खोली, फिजिक्स के टीचर्स के नोट्स पढ़ लिए, एक बार उसे समझ लिया रफ कॉपी में वगैरह, उसके रिवाइज कर लिया, फिर उसके जो मॉड्यूल में उसका एक्स्ट्रा कंटेंट क्या है वो देख लिया, उसे समझ लिया, कोई नया है, कुछ नया टॉपिक, कुछ जो समझ में नहीं आ रहा है उसको अलग से नोट कर लिया कि ये कल क्लियर कर लेंगे। फिर उसके बाद सर ने जो एक्सरसाइज दी है उसे फॉलो करनी है, उसे पूरा अच्छे से करना है, और उसके लिए अलग से आप बुक बना सकते हो तो बुक भी बनाइए, क्योंकि बाद में जब आप टेस्ट आएंगे तो उस टाइम आप वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी अलग से बुक्स। फिर आपको उस टाइम टेस्ट के टाइम जब आप वो क्वेश्चन देखोगे तो आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, यदि आप सीधे उस बुक से भी देख सकते हो तो वो आपका फास्ट रिवाइज हो जाएगा। तो ऐसे फिजिक्स में भी फॉलो करना है, केमिस्ट्री में फॉलो करना है, और बायो में है, बायो में एनसीईआरटी मस्ट फॉलो करनी है। आप टीचर्स डायग्राम बनवाते हैं, कुछ डायग्राम से समझाते हैं, कुछ टॉपिक्स में थ्योरी भी होती है, थ्योरी भी लिखवाते हैं। सबसे पहले टीचर्स के नोट्स पढ़ने हैं, उससे आपको लगभग 70-80% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको मॉड्यूल भी देखना है एक बार मतलब आपको रीडिंग लगानी है। फिर एनसीईआरटी तो बायो मस्ट फॉलो करनी है। आपने बायोलॉजी पढ़ ली, पढ़ने के बाद एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको क्लियर करनी है, और जहाँ दिक्कत है उसको हाईलाइट कर लो, उससे अगले दिन टीचर से पूछ लो, या ज़्यादा ही कुछ दिक्कत हो रही है तो टीचर्स के नंबर अवेलेबल रहते हैं तो आप उन्हें तुरंत फ़ोन लगा के पूछ सकते हो। तो 6 से 7 घंटे निकालने हैं। यदि किसी का दोपहर का टाइम है तो वो सुबह
रात लेट नाइट भी पढ़ सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जो एडजस्ट होता है वही करें, और ज़बरदस्ती कुछ नहीं है, रात को पढ़े दिन को पढ़े ऐसा कुछ नहीं है, जो कंफर्ट हो वो पढ़ें। हाँ, तो बेसिक क्वेश्चन जो इनसे पूछा गया था अबाउट द टाइम टेबल, तो वन लाइन आंसर इन्होंने दिया कि ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई मैजिक नहीं है ऐसा कि मॉर्निंग की, इवनिंग की, नाइट और अर्ली मॉर्निंग, कुल मिला के आपको खुद को जो कंफर्ट देता हो वो और प्लस आपके सामने जो अवेलेबल कंडीशंस है उसके हिसाब से टाइम सूट करता हो। फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा कि इनका बैच मॉर्निंग था, क्या बाकी आप सबका बैच भी मॉर्निंग था? आप में से किस किस का बैच इवनिंग था? प्लीज़ एक बार हाथ ऊपर करें। तो देखो इवनिंग बैच भी था, मतलब किसी का मॉर्निंग बैच किसी का इवनिंग बैच। ऑब्वियसली आपके बैच के टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपने अपना पढ़ने का शेड्यूल बनाया होगा, बट द बेसिक आंसर इज अदर देन एलन 6-7 घंटे पढ़ना चाहिए। ये बात सच है या नहीं, इसके लिए हाथ ऊपर करें बस। आपको लगता है 6-7 घंटे पढ़ना ही चाहिए? तो बस ये सब एक जैसा कॉमन आंसर है। तो बच्चों आप जो सुन रहे हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि हमारा बेसिक टारगेट है कि जो क्लासेज में हम पढ़ रहे हैं इट मे बी 4 hours to 6 hours इन क्लासेज, इसके अलावा घर पर भी हमें 6 घंटे के आसपास कम से कम पढ़ना चाहिए। और जब क्लास ख़त्म हो जाती है तब लगभग कितने घंटे पढ़ना चाहिए? क्या ये लगभग 10 घंटे से ज़्यादा होना चाहिए? अगर आपका आंसर ये है तो अगेन प्लीज़ 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ना चाहिए अगर आपकी कोई क्लासेज नहीं है। हाँ, तो ये खास बात है, जिस दिन आपकी क्लास नहीं है, जब सिलेबस ख़त्म हो जाता है तब 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। अब एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में सबसे ज़्यादा बार बार आ रहा है, होता क्या है, पढ़ाई शुरू करते हैं, 3 दिन पढ़ते हैं, 5 दिन पढ़ते हैं, 2 महीने पढ़ते हैं, लेकिन 2 महीने पढ़ते पढ़ते एक क्वेश्चन बार बार आता है कि रिवाइज कैसे करेंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई शुरू की है अभी, लेकिन दिमाग में ये क्वेश्चन पहले से कि हम बहुत सारा पढ़ चुके होंगे, तब रिवाइज कैसे करेंगे। अच्छी बात है कि आप सब तो पूरा पढ़ के रिवाइज भी कर चुके, एग्जाम भी दे चुके, तो आपकी जो रिवीजन की स्ट्रेटेजी रही वो कैसे रही, सोएब मैं आपसे चाहूँगा। आपने रिवीजन किस तरह से किया आफ्टर कंप्लीट सिलेबस? रिवीजन के लिए पूरा कंटेंट कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं जनरली हैंडबुक्स वगैरह यूज़ करता था, और जब मैं स्टार्टिंग में प्रिपेयर कर रहा हूँ, मतलब जब एक्चुअली लेक्चर्स हो रहे होते हैं उस पॉइंट पे मैं शॉर्ट नोट्स वगैरह तैयार करता हूँ। हमेशा दिमाग में ये रहता ही था कि आगे जाके जब मैं रिवाइज़ करूँ तो शायद वो और कम टाइम में हो पाए। नोट्स तो बनाता ही था, साथ ही कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह भी खुद से तैयार करता था, और नोट्स पे जो इम्पोर्टेंट लगे उसको स्टार मार्क कर लिया, और एनसीईआरटी पे भी जो इम्पोर्टेंट लगे उसको स्टार मार्क कर लिया। ज़्यादातर चीज़ों को कोशिश यही रहती थी कि एक प्लेटफॉर्म पे ले आया जाए, जैसे या तो नोट्स कॉपी में ले आया जाए या फिर एनसीईआरटी में। बेटर ये रहता है कि एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में मेरे को उतना इंपॉर्टेंस इसका लगा नहीं था, तो इसलिए मैंने नोट्स कॉपी में किया था। लेकिन 12th में आने के बाद जब मैंने नीट के पेपर्स देखे तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि एनसीईआरटी कितना इम्पॉर्टेंट है। तो 12th में मैं मेनली एनसीईआरटी में ही जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स रहते थे, जो मेरे को लगता था कि इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मैं लिखा करता था। इनऑर्गेनिक में मैं ऐसा करता था, ऑर्गेनिक में भी मैं करता था। ऑर्गेनिक में मेनली जो थियोरेटिकल पोर्शंस है, रिएक्शन मैकेनिज्म छोड़ के, और बायो में तो करना ही था ऐसा। फिज़िक्स में 12th की एनसीईआरटी पे मेरा मेन फोकस रहा था, क्योंकि मैंने ट्रेंड फॉलो किया था पास्ट ईयर के पेपर्स का। 12th की फ़िज़िक्स में से ही जो एनसीईआरटी है उसमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। 11th फिज़िक्स की एनसीईआरटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एक बार रीडिंग ज़रूर लगा देना चाहिए, लेकिन लास्ट के लिए 12th की फ़िज़िक्स की एनसीईआरटी मेनली इंपॉर्टेंट है। और मेन उसका यही रहता था कि जब भी आप स्टार्टिंग में ही जब आप पढ़ो, जब आपको लेक्चर्स डिलीवर किए जाए, तब से ही आप रिवीजन का जो माइंडसेट तैयार रखो कि कैसे अगर मैं फ्यूचर में रिवाइज करूँ तो मेरा जल्दी से जल्दी हो पाए। ये बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। ये बात सच है कि रिवीजन हमें लास्ट में करना है, लेकिन हमारे दिमाग में ये पहले से होना चाहिए कि हमें रिवीजन करना कैसे है। आज हम जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या बेस्ट पार्ट है उसका, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मेरे लिए ज़्यादा जरूरी है, कौन से क्वेश्चन मुझे नहीं आए हैं, उन सबको मार्क तो आज ही करना पड़ेगा ना। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, पढ़ सारा लिया, लेकिन आपने अगर मार्क नहीं किया कि क्या इसमें लीक से हटकर बातें थी, इम्पॉर्टेंट थी, ज़रूरी थी, ज़्यादा एग्ज़ाम से रिलेटेड थी, तो उनको मार्क करना ज़रूरी है। ऐसे नोट्स के अंदर एक बात और इन्होंने ऐड की थी कि शॉर्ट नोट्स। वैसे नरेंद्र ने जो एक वर्ड यूज़ किया था बुक्स, वो बुक्स भी यही मतलब था आपका कि मैंने अपनी खुद की बुक्स तैयार की थी। कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूज भी हो गए होंगे, बुक्स करनी चाहिए लास्ट में तो उनका कहना यह था कि मैंने खुद ने अपनी बुक्स तैयार की थी। वो वर्ड उन्होंने शॉर्ट नोट्स को बुक्स की फॉर्म में लिया कि हर सब्जेक्ट को पढ़ते थे, फिर जो कुछ उनको अपने अकॉर्डिंग बेटर लगता था। ये सबका अपना अपना व्यू होता है कि किसी को फिजिक्स
मैं कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं, किसी को केमिस्ट्री में लगती है, किसी की बायो में लगती है। अपनी खुद की वीकनेस के अकॉर्डिंग बच्चा उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहेगा, तो इन्होंने क्या किया, हर सब्जेक्ट के अंदर अपने खुद की बुक तैयार की, शॉर्ट नोट तैयार किए, कुछ भी बोल सकते हैं, अपना रजिस्टर तैयार किया, उसमें अलग से चीज़ें लिखी। और अभी शोएब ने भी कहा कि ओवरऑल मिला के मैक्सिमम चीज़ों को एक पर्टिकुलर जगह पे लाने का ट्राई करें आप, समराइज। लास्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ से पढ़ूंगा। तो ट्राई ये करें कि आपके जो मॉड्यूल्स हैं, आपके जो क्लास नोट्स हैं, आपकी जो एनसीईआरटी है, उसमें जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है उनको समराइज किसी एक पर्टिकुलर जगह पे करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये काम आज का है लेकिन फ़ायदा इसका अंत में ज़रूर होता है। ये सर। यही क्वेश्चन अगर मैं कार्तिकेय से पूछना चाहूँ तो कार्तिकेय बेटा आपका रेस्पॉन्स किस तरह रहेगा इसमें? ओके सर, तो रिवीजन में जो मेन पॉइंट हाईलाइट होना चाहिए वो तो यही है कि जब आप पहली बार पढ़ें तभी सब कुछ मार्क करते चलें, लिखते चलें जो है, और दुनिया भर से जहाँ से भी एनसीईआरटी है, अपने मॉड्यूल्स हैं, नोट्स, उनको एक जगह पे कंपाइल कर लें। मैं बता देता हूँ मैंने कहाँ कहाँ कैसे किया था। फिज़िक्स में तो अपने एलन मटेरियल में एक हैंडबुक आती है, मैंने उसी में सारे जो एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज थे या जो टफ कॉन्सेप्ट्स या इवन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे को लगे थे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कंसेप्चुअल थे वो लिख लिए थे। फिजिकल केमिस्ट्री में भी सेम अप्रोच थी। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में मैंने एक रजिस्टर बना लिया था सेपरेट ईच का, है ना, और उसको बाद में पढ़ने में बहुत आसानी हुई, मतलब सिर्फ एक गो में आप पूरा रिवाइज कर सकते हैं। और बायो में मेन फोकस एनसीईआरटी पे था, बट कुछ टॉपिक्स होते हैं जो एनसीईआरटी से भी बाहर आते हैं, जैसे मॉड्यूल्स में वो कवर हो जाते हैं एलएन के, उनको भी मैंने एनसीईआरटी में ही लिख लिया था या सेपरेटली अंडरलाइन कर लिया था। ये अप्रोच थी मेरी रिवीजन की। बाकी स्टूडेंट्स फ्री टू एक्सपेरिमेंट हैं इस मामले में। यानी वही बात फिर से अगर मैं रिवाइज कर दूं जो कुमावत सर ने भी कही थी कि हमें आज स्ट्रेटजी बनानी होगी कि फाइनली हमें सिलेबस एंड होने के बाद रिवीजन कैसे करने हैं। अगर वो हम आज से वो स्ट्रेटजी बनाकर नहीं चलेंगे तो फिर हम बाद लास्ट में पहुंचते पहुंचते बहुत हौच पौच हो सकते हैं, अव्यवस्थित हो सकते हैं। तो बढ़िया है कि हम शुरुआत से ही अपने आप को व्यवस्थित रखते हुए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा साहिल से। साहिल, आपने 11th 12th दोनों एलन से की हैं, तो निश्चित रूप से जब हम 11th 12th यहाँ कर रहे थे तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर टेस्ट में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो। आपके रैंक्स में अप एंड डाउन लगातार बने रहते होंगे। उस स्ट्रेस को कैसे मेंटेन करते थे, किस तरह से उससे ओवरकम करते थे? कभी अगर रैंक पीछे आ गई है, टेस्ट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, नहीं कर पाए, तो उस स्ट्रेस से ओवरकम कैसे करते थे आप? क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते थे आप? शुरू में तो मतलब जब मैं पहली बार यहाँ पे एलन में आया था तो शुरू में ऐसी नहीं कि शुरू से अच्छी रैंक थी। स्टार्टिंग में 200 तक रैंक जाती थी या फिर और भी ख़राब रैंक हो जाती थी। तो घर पे आके तो ऐसा बहुत ख़राब सा लगता था कि नहीं बहुत ख़राब पेपर गया, उसको देखने का भी मन नहीं करता था। लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर वापस सोचता था कि अब ये गलती आगे चल के वापस नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैं पेपर को वापस से अच्छे से एनालाइज करता था कि क्या क्या गलतियाँ हुई है और ट्राई करता था कि सेम गलती बाद में कभी वापस रिपीट ना हो। तो हर बार अगर मेरी सपोज 200 रैंक थी तो मैं हर बार ट्राई करता था कि एटलीस्ट इससे पीछे तो ना जाऊँ। तो धीरे धीरे फिर टेस्ट में 200 से 43 आई, 43 से 30, फिर धीरे धीरे टॉप 10 और फर्स्ट रैंक भी कभी कभी मॉक टेस्ट में आ जाती थी। तो फिर धीरे धीरे मतलब स्लोली रैंक इंप्रूव होती थी। आपने सुना है इनकी रैंक 200 भी गई है, तो ऐसा नहीं कि हर बार जो टॉपर्स होते हैं उनकी हर बार रैंक फर्स्ट ही आती है। अब हमारे बीच में कोमल भी आ गई है। एक अच्छी बात कोमल के लिए कि इनके बायोलॉजी में आई थिंक 360 आउट ऑफ 360। वैसे इस साल से पहले हमने कभी सुना नहीं कि बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 आ जाते हैं, क्योंकि सबका ये कहना है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारा सिलेबस है, कुछ तो मिस हो ही जाता है। दैट्स व्हाई आज से पहले 355 350 भी हमने सुना है, बट 360 कई बच्चों के आए हैं, आपके भी 360 आए हैं। तो बायोलॉजी में 360 आने का कोई बेसिक रीज़न अगर आपको लगता है, क्या स्ट्रेटजी रही ताकि बायो में मैक्सिमम मार्क्स ला सके? क्योंकि बायो एक ऐसा डिसाइडिंग फैक्टर भी है कि सेम मार्क्स अगर आपके हैं, लाइक 700 नंबर कई बच्चों के आए हैं। अब 700 में जिन बच्चों के बायोलॉजी में ज़्यादा अच्छे नंबर होंगे उनकी रैंक अच्छी होगी। तो इवन अभी करंट ईयर में तो थोड़ा रैंक वेरिएशन अच्छा खासा हुआ है, 40 40 50 50 रैंक्स का वेरिएशन टॉपर्स के अंदर हो गया है सेम मार्क्स पे। तो आप बायोलॉजी के लिए थोड़ा सा बताइए कोमल। सर बायोलॉजी के लिए मैंने पहले एलन की मॉड्यूल्स बहुत अच्छे से पढ़ी और फिर एलन की मॉड्यूल्स के बाद मैं एनसीईआरटी पे स्विच हुई और फिर एंड में मैंने एनसीईआरटी पे ही मेन फोकस रखा अपना। एनसीईआरटी की सारी लाइंस पढ़ी, उन्हें अंडरलाइन करा जिन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनके जो साइड में कॉलम है उनमें और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लिख लिए जो एलन की मॉड्यूल में थे पर एनसीईआरटी में नहीं थे।
ऐसे करके। और फिर मैंने एनसीईआरटी को लास्ट टाइम में मैंने बार बार पढ़ा, क्योंकि कोरोना टाइम में जब फोकस लूज़ हो रहा था एंड में, जब बस सब बोर हो गए थे, एलन की मॉड्यूल्स भी बहुत बड़ी लग रही थी, तब वो छोटी एनसीईआरटी एक कॉम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन थी और उसको फिर मैंने पढ़ लिया था एंड में। मतलब बायोलॉजी के लिए आपका कहना है कि हमें बार बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है? हाँ, बार बार पढ़ने की ज़रूरत है और एनसीईआरटी बेस्ट है उसके लिए अभी। अच्छा, नहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि एक बार पढ़ लिया तो याद हो जाना चाहिए, नहीं होता याद? नहीं सर, बाद में भूल भी जाते हैं, इतना अच्छा। वास्ट कोर्स है। अच्छा, ये बिल्कुल सही बात है, बायोलॉजी का कोर्स इतना बड़ा है कि कितना आप एट ए टाइम ध्यान रख पाओगे। 10 दिन, 20 दिन, ज़्यादा 30 दिन, 40 दिन तक याद रहेगा पूरा पूरा। और ये कम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई ऐसे टाइप कोई बोर्ड टाइप तो है नहीं जो रिटर्न एग्जाम है 4 की जगह 3 लाइन लिख दी तो भी काम चल जाएगा। ये वैसा एग्जाम तो है नहीं, मालूम पड़ा जो 3 लाइन लिखी है उससे तो क्वेश्चन आया नहीं, चौथी आप लिखने वाले थे उसी का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। तो एवरी लाइन, एवरी वर्ड ऑफ एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजी। और एक बात आपने कहा कि पहले टॉपिक को समझने के लिए आप क्लास नोट्स एंड मॉड्यूल को पहले प्रेफर करते थे एंड देन एनसीईआरटी। बात सही है, एनसीईआरटी थोड़ा सा समझने के लिए हमें पहले टॉपिक का ओवरव्यू एक इजी लैंग्वेज में मॉड्यूल्स के थ्रू आपने उसको समझा और फिर एनसीईआरटी में उसको पढ़ा। बहुत अच्छी बात है ये सर। सर एनसीईआरटी समझना भी बहुत टिपिकल टास्क है, तो उस एनसीईआरटी का जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा लगता है एनसीईआरटी टीचर्स के लिए बनी है, वो बिल्कुल। ओवरव्यू है, एक सिलेबस एक तरह का वो। बिल्कुल, तो उसको समझने के लिए अपने मॉड्यूल्स बेस्ट स्ट्रेटजी है कि अपन पहले मॉड्यूल्स को अच्छे से पढ़ें और फिर जब मॉड्यूल समझ में आते हैं उसके बाद फिर हम एनसीईआरटी को पढ़ें, तो बहुत आसानी से एनसीईआरटी हमें समझ में आने लगती है। बहुत बढ़िया। सिलेबस ये भी कहा था कि बहुत वास्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अगर सब मिला लिया जाए, बॉटनी जूलॉजी, तो अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है। रिविजन्स की बात हो चुकी है, तो जब मॉक टेस्ट होते हैं, माइनर टेस्ट आप लोगों के होते हैं, तो उसके अंदर करंट सिलेबस भी आता है, इवन दो अपन बैक पोर्शंस भी उसमें कवर करते रहते हैं। तो अनिल, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है बेटा कि आप बैक यूनिट्स को करंट के साथ किस तरह से क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते थे कि वो कवर हो जाए, एक प्रॉपर रिविजन्स हमारे होते रहें, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि बच्चा समय समय पर बैक यूनिट्स कवर करता रहे। इसीलिए हम लोग वहाँ पर बैक यूनिट्स वाला कॉन्सेप्ट रखते हैं कि हर एक माइनर टेस्ट के अंदर करंट सिलेबस भी हो और साथ में बैक यूनिट्स भी हो, जिससे कि हम बैक यूनिट्स पर ही फोकस कर सकें, वो भूलें नहीं। और एक बहुत बढ़िया सेंटेंस हमारे वैष्णव सर कहते हैं कि हमें इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भूलने से पहले फिर से रिकॉल करना होता है। तो बैक यूनिट का कॉन्सेप्ट वहीं से इंट्रोड्यूस हुआ था। तो अनिल बेटा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बैक यूनिट्स को, करंट को किस तरह साथ में लेकर चला करते थे आप लोग? जी सर, जैसे कि सेशन के शुरुआत में तो इतना मतलब बैक पोर्शन का लोड नहीं रहता, तो उस टाइम पर आप जो करंट पोर्शन चल रहा है उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें और फिर धीरे धीरे बैक पोर्शन आने लगता है। तो करंट पोर्शन को तो कभी नहीं छोड़ना है, उसको तो जैसा आप पहले से करते आ रहे हैं थोड़ा सा माइक पास में लीजिए, वैसा ही कंटिन्यू रखें, वैसा ही कंटिन्यू रखें। और जो बैक पोर्शन है उसकी, जैसे ही बैक पोर्शन का आपके पास शेड्यूल आता है तो उसकी स्ट्रेटजी बना लें जब तक टेस्ट है वहाँ तक कि आपको कैसे उसको रिवाइज़ करना है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा आप बैक पोर्शन रिवाइज़ कर ही लें, जहाँ तक मैक्सिमम हो सके उतना कर लें। और जो आपने थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगा रखे हैं वो ज़रूर पढ़ के जाएँ सारे के सारे बैक पोर्शन का। और बाकी आपको कोई बैक पोर्शन में कोई वीक पोर्शन आपका, तो उसको ज़रूर पढ़ें आप। और करंट पोर्शन तो बहुत ही ज़रूरी है, तो उसको कभी भी छोड़े नहीं बैक पोर्शन के चक्कर में। शोएब, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या रेस्पॉन्स रहेगा आपका? सेम क्वेश्चन। जैसा कि मैंने कहा कि मेरा पहले से ही जब मैं प्रिपेयर करता था तब से ही मेरा रिवीजन पे फोकस रहता था, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना वो मैटर कंडेंस हो जाता था कि इजीली रिवाइज हो जाए। और एग्जैक्टली जैसे ऑलमोस्ट हर टेस्ट के पहले हमको एक दिन का जो है पूरा गैप मिलता था। करंट पोर्शन को मैं उस दिन रिवाइज़ नहीं करता था जनरली मैं करंट पोर्शन को रिवाइज़ नहीं करता था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि करंट तो उस टाइम पे चल ही रहा होता है, उसको रिवाइज़ करने का उतना ज़रूरत नहीं पड़ता था मुझे। और मैं बैक यूनिट्स को उस एक दिन जो हॉलीडे मिलता था वो कंडेंस फॉर्म में जो मैंने नोट्स बनाए होते थे उससे मैं रिवाइज़ कर लेता था। सेम क्वेश्चन का आंसर पृथ्वी आप दीजिए। सर, जैसे माइनर टेस्ट का सिलेबस 2 हफ्ते पहले पता लग जाते हैं कि बैक पोर्शन आ रहा है कौन सा वाला, तो फिर करंट तो मतलब 3 दिन पहले तक होता रहता है, तो फिर बैक पोर्शन जब पता लग जाए तो उसी समय से स्टार्ट कर दें और मतलब टेस्ट तक पढ़ते रहें उसको, करंट भी साथ साथ पढ़ते रहें, क्योंकि करंट चल ही रहा है तो याद ही रहेगा, लेकिन बैक पोर्शन थोड़ा भूल सकते हैं,
तो उसको रोज़ पढ़ें और जितना हो सके कवर कर सकें। मतलब एक स्ट्रेटजी बना के रखें अपनी कि भाई अगर बैक यूनिट्स अपनी आ रही हैं तो एक स्पेसिफिक टाइम हम बैक यूनिट्स को भी देना शुरू कर दें, जिससे कि हम समय समय पर सारी बातों को रिवाइज करते रहें और बैक यूनिट्स भी कवर हों और साथ में हमें पूरा फोकस अपने करंट टॉपिक्स पर भी रखना है साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ यहाँ पर सोएब आपसे ही है कि मॉड्यूल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का जो मेथड है और साथ में जो एनसीईआरटी को हम कवर करते थे साथ साथ, हालांकि इसका एक बार आंसर डिस्कशन हो चुका है इसके बारे में, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक इस क्वेश्चन का आंसर कि मॉड्यूल के क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है और साथ में एनसीईआरटी को लेके किस तरह चलना है अपने को। मॉड्यूल के क्वेश्चंस में जनरली एक बार तो पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करता था, सारे जो भी है जैसे इलस्ट्रेशंस वगैरह भी मैं साथ में सॉल्व करता था और पूरा मॉड्यूल में एक बार अच्छे से सॉल्व करता था। उस पे से जो भी क्वेश्चंस मेरे को थोड़े से टिपिकल लगते थे उस पे मैं स्टार मार्क कर लेता था ताकि मैं आगे जाके रिवाइज़ कर पाऊँ। उस पे भी एक दो क्वेश्चंस होते थे जो लास्ट तक मेरे से या तो नहीं सॉल्व हो या मेरे को कहीं किसी सर से कंसल्ट करना पड़े, उन क्वेश्चंस को मैं जनरली नोट्स कॉपी में लिख लेता था। और फिर एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूँ, एनसीईआरटी तो मैं जनरली साथ ही पढ़ता रहता था। जो पोर्शन लेक्चर्स में पढ़ाया जाए उस पोर्शंस की एनसीईआरटी भी साथ में मैं पढ़ लेता था। जनरली क्लास में ही मैं पढ़ लेता था या फिर क्लास के बाद जो छोटा सा ब्रेक होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं एनसीईआरटी का वो पोर्शन जो कि सर ने अभी पढ़ाया हो मॉड्यूल में वो मैं जनरली पढ़ लेता था और घर आके एक बार रिवाइज करने से वो एकदम अच्छे से हो जाता था। और फिर मतलब टाइम को 100% यूटिलाइज करना, ये भी एक सक्सेस की पॉइंट इसका बोल सकते हैं सक्सेस का, कि टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ रखूँगा कि एक बहुत फेमस क्वेश्चन रहता है कि सर सिली मिस्टेक हो जाती है। एक आध क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं जो सिली मिस्टेक से गलती हो ही जाती हैं। तो नरेंद्र बेटा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सिली मिस्टेक्स ऑब्वियसली हर किसी इंसान से होती है और उसको बहुत मुश्किल काम है रोक पाना भी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते वक्त एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जल्दबाजी, हड़बड़ाहट, एंजाइटी, कई तरह के फैक्टर्स रहते हैं। तो आपने साल भर में किस तरह से इस चीज़ों से ओवरकम किया इन सिली मिस्टेक्स के थ्रू? ऐसा है कि एग्ज़ाम में दो टाइप की मिस्टेक होती है, एक तो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक और एक सिली मिस्टेक्स। तो ये हर किसी की दिक्कत होती है, हर किसी के टेस्ट में कुछ क्वेश्चन मतलब 10-15 गलत होते हैं तो कुछ सिली मिस्टेक्स होंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स होगी। तो ऐसा ये नहीं है कि एक टेस्ट में ये दूर हो जाएगी, या आप 2-3 टेस्ट में स्ट्रेटजी अच्छे से फॉलो करोगे तो हो जाएगी। इसके लिए ऐसा करना है कि टेस्ट होने के जस्ट बाद आपको एक बुक बनानी है, एक मतलब नोटबुक रखनी है, उसमें आपको टेस्ट लिखना है, टेस्ट की डेट, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर, फिर उस क्वेश्चन में क्या गलती की आपने, क्यों गलत हुआ, कैलकुलेशन मिस्टेक की या कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगा लिया या क्या कर लिया, वो आपको लिखना है और उसको ऐसे आपको लिस्ट करना है। तो आपकी 10-15 गलत हो रहे हैं तो आप पूरे साल करोगे, 20 टेस्ट होंगे तो आपको 300-400 ऐसे टाइप की मतलब क्वेश्चन मिस्टेक्स आपके सामने आ जाएगी। तो आपको एग्जाम से पहले ये पता चल जाएगी कि मेरी गलतियाँ कहाँ होती है और अब मेरे में कितना इम्प्रूव हुआ। आप टेस्ट देखते जाओगे तो आप में अपने आप सुधार दिखेगा और वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स का वही है कि टीचर से डाउट क्लियर कर लें वापस और उसे स्ट्रॉन्ग कर ले टॉपिक को। सिली मिस्टेक के लिए कंसंट्रेशन प्रॉपर रखनी है, क्वेश्चन को कम से कम एक बार अच्छे से जरूर पढ़ना है, समझ में नहीं आया तो उसे दोबारा पढ़ना है और ऑप्शन चारों ध्यान से देखने हैं। जल्दबाजी में फर्स्ट ऑप्शन देख लिया टिक कर लिया ऐसा नहीं है, बोथ है, नन ऑफ दीज है, ऑल ऑफ दीज है, ये सब देख के फिर टिक करना है। ऐसे पहला ऑप्शन पढ़ के टिक नहीं करना है। और यही मतलब कुल मिला के अपनी गलतियों से सीखना है अपने को। गलतियां तो होंगी लेकिन इम्पोर्टेंस ये नहीं रखता कि हमने कितने क्वेश्चन सही कर दिए या किस वजह से सही कर दिए हैं। इम्पोर्टेंस ये बात रखती है गलती हुई तो कहाँ हुई, उसका रिमूवल क्या है, उसको हम कैसे मिस्टेक को दूर कर सकते हैं, उसको हम नोट करके रखें कि भविष्य मुझे गलतियां दोबारा से रिपीट नहीं करनी है। यानी कि हमें ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी गलतियों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से वो सिली मिस्टेक्स जो है वो धीरे धीरे उससे हम ओवरकम हो जाते हैं और फाइनली एक अच्छा स्कोर हम क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। सही बात एकदम। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन अपन। कृतिक बेटा आपसे क्वेश्चन है, एक बड़ा फेमस है कि टेस्ट से पहले एग्जाम फोबिया, एंजाइटी, घबराहट, रात भर नींद नहीं आना और एकदम परेशान से हो जाना, ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, कई तरह के क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों के पास। तो इन सब बातों से आपने किस तरह से ओवरकम किया?
मतलब एंग्जाइटी तो होती है टेस्ट से पहले कि पता नहीं क्या पूछ लेंगे वो, लेकिन एक तो रहता ही है हर बच्चे का कि वो 100% सिलेबस कवर करके तो किसी भी टेस्ट में नहीं जा पाता है। इनिशियली जब अपने होता है सिलेबस कंप्लीट क्लास में, तब वो 100% नहीं प्रिपेयर हो पाता है। तो उस एंजाइटी तो रहती है बच्चे को, लेकिन ये सोचना चाहिए कि जितना आता है वो 100% करके आऊँ मैं, उसमें कोई गलती ना हो। और रात को नींद निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नींद आती नहीं है क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं होते हो, बट अगर आप में कॉन्फिडेंस है, जितना आपने प्रिपेयर किया है वो आपका 100% श्योरली प्रिपेयर्ड है, तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे पेपर को, और आप नींद भी आराम से निकाल पाओगे रात को। सर जैसे मान लो हमारा सिलेबस पूरा प्रिपेयर नहीं हुआ टेस्ट का, तो भी हमें टेस्ट देना चाहिए? देना तो बिल्कुल चाहिए टेस्ट, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नया ही पता चलेगा। जैसे सिली मिस्टेक्स का पता चल सकता है जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेंगी, और आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चल सकता है। देना तो चाहिए टेस्ट, कोई टेस्ट मिस कभी नहीं करना चाहिए। और टेस्ट का आपको बिल्कुल बाद में रिवीजन, मतलब उसका पोस्टमार्टम भी करना चाहिए, उसके सॉल्यूशंस ये सब भी देखने चाहिए। और कई बार अपना एक स्ट्रेटजी भी बनती है, अगर हमें सपोज कोई माइनर टेस्ट है और प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं कर पाए, फिर भी हम टेस्ट देने गए हैं, तो निश्चित रूप से गेनिंग तो होती है, कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता है। इवन तो हमें अपना माइंड स्टडी करने का टाइम मिलता है कि ऐसी परिस्थिति जब एग्जाम में फंसती है, कोई एक ऐसा क्वेश्चन सामने आता है जो मेरा पढ़ा हुआ है या अनसीन क्वेश्चन आ गया मेरे सामने, उस वक्त मेरा दिमाग रेस्पॉन्स किस तरह से करता है, उसमें किस तरह के बोलते हैं केमिकल लोचा जो बोलते हैं, वो किस तरह का क्रिएट होता है दिमाग के अंदर, वो फिर रेस्पॉन्स किस तरह देना होता है। तो वाकई एकदम सही क्वेश्चन किया कुमार सर ने कि सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है उस वक्त। लगे हाथ पृथ्वी से पूछ लेते हैं क्वेश्चन हाथों हाथ की। पृथ्वी बेटा, जैसे कि टेस्ट एंजाइटी की बात उन्होंने की अभी, वैसे ही टेस्ट देने से ठीक पहले या टेस्ट के दौरान या टेस्ट के बाद क्या फीलिंग्स रहती थी, मतलब किस तरह से अपनी वो फीलिंग्स होती थी, उससे हम ओवरकम किया करते थे? टेस्ट कभी ख़राब हो गया कि अरे यार दिमाग ख़राब हो गया, वो डिप्रेशन में आ गए, परेशान बैठे हुए हैं, टेस्ट बहुत अच्छा हो गया, बहुत खुश हो गए, या किस तरह की फीलिंग्स वहाँ रहा करती थी आपकी? जैसे टेस्ट से पहले तो सबको एंजाइटी होती है, तो उसको 1 घंटे पहले पढ़ना बंद कर दो, या फिर बिल्कुल रिलैक्स होके जाओ पेपर देने समय, तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। और टेस्ट के समय बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ पेपर को दो, और ताकि क्वेश्चन में सिली मिस्टेक ना हो, ढंग से पढ़ो। और टेस्ट देने के बाद अगर पेपर ख़राब हो जाए तो उससे कुछ सीखो नया, अगले टेस्ट में ना हो वो। अगर अच्छा हो जाए तो उसको एंजॉय करो, पार्टी करो, और ये भी करो कि मतलब इस बार अच्छा हुआ तो अगली बार भी अच्छा हो, उसके हिसाब से मेहनत करना चाहिए। तो एक तो इन्होंने बोला कि टेस्ट देने से पहले की स्थिति थोड़ी बहुत तो ऐसी होती है सबकी, सर और मैं भी कुछ उसको कहना और चाहूँगा हाँ, इसमें। आप भी देना चाहेंगे इसका? यस। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि टेस्ट के जो स्टार्टिंग के 10 मिनट होते हैं ना, 10-15 मिनट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप उस 10-15 मिनट में काम और कूल रहोगे ना, तो आपका टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा। बस मैं यही कहना। टेस्ट के दौरान ये बात भी सही है कि ऐसा नहीं कि शुरू के 10-15 मिनट में हम जिस सब्जेक्ट को टच किए, मालूम पड़ा उसके कुछ क्वेश्चंस काफ़ी टफ दिखे या काफ़ी लेंदी दिखे, और उसको देख करके हम कई बार ये सोच लेते हैं कि पता नहीं पूरा पेपर कैसा होगा। एक बात हमेशा दिमाग में रखें कि जिस एग्ज़ाम को आप दे रहे हैं वो सबके लिए कॉमन है, आपके लिए स्पेशली बनाया कि सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपको नहीं आते, बस किसी ने आपके लिए थोड़ी एग्ज़ाम सेट किया है। तो इसलिए विश्वास रखें कि अगर आपको पेपर देने में थोड़ा पसीना आ रहा है तो बाकी को भी पसीने आ रहे होंगे, आपको इजी लग रहा है तो बाकी को भी इजी लग रहा होगा। अब इजी में अलर्ट कैसे रहें, ये आपको ध्यान रखना है। और इस बार का तो पेपर काफ़ी इजी था, तो मैं तो सैल्यूट करूंगा, आप सबको नमन करूंगा कि इस आसान पेपर में आपने सबने अपने आप को बैलेंस रखा और एक ऐसा स्कोर लेकर आए जो सुनते भी नहीं थे। लगभग 701 पिछली बार था फर्स्ट रैंक आ गया, इस बार तो सारे आप 700 से ऊपर वाले बैठे हो, 100 बच्चे 700 नंबर लेकर आ रहे हैं। तो इसमें टेम्परामेंट पेपर देते समय अपने आप को शांत रखना ये बहुत बड़ी बात है। सोएब भी कुछ बोलना चाहेंगे कि इस आसान पेपर में कैसे इन्होंने अपने आप का मेंटल बैलेंस किया? अगर मैं बात करूँ तो जो ज़्यादातर जो बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं नीट वगैरह, वो आपको अराउंड 3 आवर्स पहले से आके बिठा देते हैं। उस पर आपका कोई लॉस नहीं है। इनिशियली मुझे लगता है यही था कि 3 आवर्स में बैठे रहूँगा, मैं शायद सब भूल जाऊँगा और शायद मेरा पेपर बिगड़ जाएगा। एक्चुअली उससे बहुत ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसलिए मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप कभी भी टेस्ट से पहले कुछ भी मत पढ़ो। अराउंड 5-6 आवर्स का एक 5-6 आवर्स नहीं भी हो तो अराउंड 3-4 आवर्स का एक गैप आप दो, क्योंकि मुझे याद है जब मैं जेई मेंस का एग्ज़ाम देने गया था तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। अराउंड 1 आवर्स का ही जो गैप पीरियड मिलता है हमें। उसमें मेरे सिली मिस्टेक्स हुए थे बहुत सारे,
जबकि जब मैं KVPY देने गया था उस पर भी अराउंड 3 आवर्स का वेट टाइम था, वो मेरा बहुत अच्छा गया और उस पर एक भी सिली मिस्टेक्स नहीं हुए। नीट में भी यही सिचुएशन थी, 3 आवर्स का वेट टाइम था, कोई सिली मिस्टेक्स नहीं हुए मेरे। लेकिन दोनों JEE मेंस में मेरे कुछ सिली मिस्टेक्स हुए थे और इसका मेन रीज़न मैं यही मानता हूँ क्योंकि बहुत रश होता है, JEE मेंस का सेंटर दूर है, मेरे को जल्दी मतलब मैं रश करके गया एक तो, फिर वहाँ पे अरेंजमेंट्स भी शायद उतना अच्छा ना हो, फुल AC ना हो, सिर्फ फैंस ऑन हो। तो आपको हमेशा नीट में भी वैसे 3 आवर्स का तो तब रहता है अगर हम जल्दी जाते हैं, अगर आप लेट पहुँचते हो तो आपका 1 आवर में भी हो सकता है जैसा JEE मेंस में होता है। मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचो क्योंकि वो जो 3 आवर्स या 2 आवर्स का वेट पीरियड होता है उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, उससे आपकी एफिशिएंसी कभी कम नहीं होगी। और जो 3 आवर्स का जो पेपर है उस पर मैं ये फिजिबल नहीं मानता कि आपका कंसंट्रेशन हमेशा पीक में रहे। आपको ये फिगर आउट करना ही पड़ेगा कि कब आपका कंसंट्रेशन थोड़ा सा डिप होता है। उस पॉइंट पे या तो आप छोटा सा एक ब्रेक ले सकते हो या फिर कोई ऐसा सेक्शन अटेम्प्ट करो जहाँ पे आपके सिली मिस्टेक्स होने की प्रोबेबिलिटी एकदम नेग्लिजिबल, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर आपके जो सिली मिस्टेक्स होने की प्रोबेबिलिटी है बहुत नेग्लिजिबल है। बायो में आपके प्रोबेबिलिटी हाई होती है, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है सिली मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी। तो उस पॉइंट पे आपको फिगर आउट करना इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं और बहुत लोग मेन नीट एग्ज़ाम में भी ये गलतियाँ कर देते हैं, मतलब सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। फिज़िक्स में सिली मिस्टेक्स हुए हैं, मेरे दोस्तों के भी हुए, इनफैक्ट अनिल कुमार के हुए हैं, मेरे को पता है, उन्होंने खुद बोला था मेरे को। अनिल कुमार की अगर मैं बात करूँ, हमेशा वही टॉप पे रहते थे हमारे LN के ये में, टेस्ट्स में ज़्यादातर वो टॉप करते थे SRG में, और बहुत अच्छा इनका प्रिपरेशन एक्चुअली मुझे या हमारे सारे बैचमेट्स को भी थोड़ा ऐसा लगता था कि शायद अनिल कुमार टॉप करेंगे, लेकिन इनकी भी ये सिली मिस्टेक्स हुए और फिज़िक्स में ही हुए। ये इम्पॉर्टेंट है कि आप वो फिगर आउट करो कि आपका कंसंट्रेशन कब पीक पे है, उस पॉइंट पे आप फिज़िक्स ही अटेम्प्ट करो। जैसे मैंने ये फिगर आउट किया कि मेरा स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन पीक में रहता है, इसलिए मैं हमेशा फ़िज़िक्स को स्टार्टिंग में करता था। ज़रूरी नहीं है, ज़्यादातर बच्चे बायो पहले करते हैं, वो भी अच्छा है, कोई पॉइंट उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को ये फिगर आउट करना ज़रूरी है कि आपका कंसंट्रेशन कब पीक पे है। जब आपका पीक पे ना हो, जैसा मेरा लास्ट में बहुत कंसंट्रेशन कम हो जाता है, लास्ट के 1 आवर में, तो तब मैं जनरली केमिस्ट्री करता हूँ। केमिस्ट्री में मेरा ये मानना है पर्सनली कि सिली मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। बिल्कुल, शोएब ने कहा कि किस तरह से हम सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। चलिए सर, नेक्स्ट। मेरा मानना है सबके अपने पर्सनल यहाँ पर एक्सपीरियंस हो सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग ओपिनियंस हो सकती हैं। यहाँ पेपर अटेम्प्ट करने का अपना अपना तरीका होता है, कोई फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री, कोई बायो। जनरली जो बायो साइड के स्टूडेंट्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि सबसे पहले बायो का अटेम्प्ट किया जाए, जनरली ऐसे ही होता है। वो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजीज हैं। जैसे कि शोएब ने कहा कि ये हमें चेक करना होता है कि अपना कंसंट्रेशन किस वक्त पीक पर जा रहा है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हम अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये सब फिजिबल तब है जब हम सारे टेस्ट देंगे। बहुत सारे टेस्ट अगर हम दे चुके होते हैं तो ये पहचानना आसान हो जाता है हमारे लिए कि हमारी वीकनेस कहाँ है। हम पेपर के शुरू में ज़्यादा घबराते हैं, या हमारा जो पेपर का अंत होता है, I mean 2.5 घंटे से लेकर 3 घंटे का जो पीरियड होता है, उस समय सब्जेक्ट चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी हो, उस समय कई बार कुछ बच्चों की गलतियाँ ज़्यादा हो जाती है। तो ये सब कैसे पहचान में आएगा? मेरे हिसाब से बहुत सारे पेपर्स हम देंगे तो हमें पहचान में आएगा। और एक चीज़ इन बच्चों ने और कहा कि जो रियल टाइमिंग है टेस्ट की, इन जनरल जो नेशनल एग्जाम्स है उसमें 2-3 घंटे वेटिंग पीरियड होता है। और पृथ्वी ने कहा भी सही कि कम से कम 1 घंटे पहले पढ़ना छोड़ दो, तो मैं भी सही में ये कहूँगा कि 2-3 घंटे पहले पढ़ना छोड़ दो। ये माना कि अभी ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड आप सब लोग घर पे टेस्ट दे रहे हैं, तो कई बार टेस्ट के 5 मिनट पहले भी आपके हाथ में बुक होती है, आप उस समय भी नोट्स रिवाइज करते रहते हो, आपने सोर्स नोट्स में जो कुछ लिखा है उनको पढ़ते रहते हो। तो प्लीज़ इस आदत को थोड़ा थोड़ा कम करें, क्योंकि आपको आदत वो बनानी है जो फाइनली काम आएगी। तो एग्ज़ाम वाले दिन मान के चलो कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करो, हिम्मत रखो, अपने आप पर विश्वास रखो, ये चीज़ें बढ़ेगी आगे तो पेपर अच्छा जाएगा। लगभग सबने कहा 2-3 घंटे पहले पढ़ना बंद कर देना चाहिए, और उसका जो प्रैक्टिकल रीज़न है शोएब ने दे दिया। इन्होंने JEE मेन का एग्ज़ाम भी दिया, इन्होंने KVPI भी दिया, इन्होंने नीट का एग्ज़ाम भी दिया। ऑलमोस्ट सब एग्ज़ाम में 2-3 घंटे इनको पहले जाना पड़ा सेंटर पे और बैठे रहना पड़ा,
और ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है। मैं तो सोच भी नहीं पाता इस चीज़ को कि यार एक एग्ज़ाम हॉल में 2 घंटे बैठ करके कैसे अपने दिमाग को बैलेंस रखा जा सकता है। मैं तो इसको बहुत बड़ा टास्क मानता हूँ, क्योंकि हमारे ज़माने में तो 15-20 मिनट का वेटिंग पीरियड होता था। तो ये वास्तव में बहुत बड़ी प्रैक्टिस है कि उस समय अपने दिमाग को शांत रखना और फिर पेपर अच्छे से देना। यस सर। फाइनली बच्चों को शेड्यूल एग्जैक्टली वही फॉलो करना चाहिए जो कि फाइनल डे पर उनको फॉलो करना है। अगर फाइनल डे मालूम है कि हमें 3 आवर्स की वेटिंग वहाँ पर है, तो फिर अपने को भी यहाँ पर एग्जैक्टली वो शेड्यूल रखना चाहिए। अपनी बॉडी क्लॉक हमें उस तरह सेट करनी है जिस तरह की हमें एग्जामिनेशन हॉल के अंदर चाहिए वहाँ पर। तो अगर हम वो शुरुआत से ही उन बातों को फॉलो करें, अपने टेस्ट पेपर का एनालिसिस करना, क्योंकि टेस्ट गलतियाँ तो होंगी, बात निश्चित है, लेकिन घर पे आके उसको एनालिसिस कर लेना। अनिल कुमार ने कहा उसको एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी गलतियों को ढूंढना, उसको रिमूव करना। इवन तो कई बार ऐसा भी होता है, बच्चे ऐसे भी करते हैं कि यार या तो ये आंसर या फिर ये आंसर, इन दोनों में कोई एक आंसर है, चलो रिस्क खेलते हैं, और कोई एक आंसर टिक कर दिया और मालूम पड़ा कि बाहर आके जब चेक किया तो अपना आंसर वो सही चला गया, हो गया सही, सही हो गया, सही हो गया। अरे भाई सही तो हो गया, लेकिन मालूम है वो हमारे तुक्के से वो बाई चांस वो आंसर सही गया है। उसको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, उसके पीछे कॉन्सेप्चुअल बातें क्या थी उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इन बातों का हम ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से हम अच्छी परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन हॉल में दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा, आपकी तैयारी में ऑब्वियसली हर किसी का, आपका खुद का तो बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है ही सही, लेकिन आपके पेरेंट्स का, एलन कैरी इंस्टीट्यूट का, हम सबका भी इसमें योगदान रहा है। मैं पेरेंट्स के लिए पूछना चाहूँगा कि आपके पेरेंट्स का इसमें क्या योगदान रहा, आप बताइए बेटा। 2 साल के टाइम में मतलब मेरे पापा के साथ काफ़ी क्लोज कांटेक्ट में था, तो वो मेरे लगभग फ्रेंड जैसे ही थे कि जब भी कुछ डिप्रेस होता था तो मैं उनको कॉल कर लेता था, तो वो कभी मतलब हंसी मजाक कर लेते थे या कभी मेरे को मतलब मोटिवेट कर लेते थे कि अगले टेस्ट में और अच्छा करना है। और साथ ही साथ मैं मेरे दादी के साथ रहता था कोटा में, तो दादी तो मतलब वो बहुत ही अच्छे थे। तो जब मैं टेस्ट दे के आता था तो हमेशा कोई बढ़िया डिश वगैरह हम खाते थे, तो और उसके बाद फिर हंसी मजाक भी कर लेते थे, तो एक अच्छा सा रिलैक्स फील होता था। तो पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो सेल्फलेसली आपको हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि उनकी हमेशा एक ही इच्छा होती है कि ठीक है इस बार गलती हो गई, कोई बात नहीं, अगली बार और बढ़िया करेंगे। तो पेरेंट्स का और टीचर्स का भी साथ में बहुत अच्छा रोल होता था कि मैं हर टेस्ट के बाद यूजुअली डाउट काउंटर्स पे जाता था कि जो पिछले टेस्ट में मिस्टेक हुई वो सारी क्लियर कर लूँ, ताकि अगले टेस्ट में वापस वो मिस्टेक रिपीट ना हो। तो टीचर्स ने और पेरेंट्स ने बहुत मोटिवेट किया। अनिल बेटा, आप क्या कहना चाहेंगे इस क्वेश्चन के बारे में? सर इस एग्ज़ाम में वैसे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे मेरे लिए तो पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। मतलब मेरे जब तक मैंने मम्मी पापा को जब तक देखा है तो वो मतलब हर टाइम उनको हार्ड वर्किंग करते हुए देखा है। जैसे कि वो फार्मर है तो हर टाइम उनको लगभग, मेरी मम्मी की बताऊँ तो 5 घंटे से ज़्यादा मैंने कभी उनको सोते हुए नहीं देखा। मतलब तो और इसमें कोटा की जर्नी में बताऊँ तो मेरी मौसी का रोल सबसे ज़्यादा रहा है। वो मेरे साथ यहाँ पर 4 साल से मेरे साथ ही रहे हैं, और मतलब उन्होंने यहाँ पर एज ए हॉस्टल में वार्डन के रूप में कि ऐसे कर इस आर्थिक तंगी को भी मैनेज किया था। तो इस हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है मतलब पेरेंट्स का। और अगर टेस्ट की बात करूँ तो कभी मान लो नंबर कम आए तो उस दौरान जो भैया है मेरे, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया है। मेरे से ज़्यादा टेस्ट का एनालिसिस वो करते थे कि मेरी कहाँ गलती हुई है, क्यों गलती हुई है, इसको कैसे सुधारेगा तू। तो और उनका रोल लॉकडाउन के दौरान भी बहुत रहा है। जैसे कि मैं लॉकडाउन के दौरान काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया था अपने इस कि कब तक होगा एग्ज़ाम। तो उस दौरान मतलब उन्होंने ये कहा था कि ये जो सिचुएशन है सभी के साथ हो रही है, तो इसमें जो मेंटेन कर लेगा वही आगे निकल जाएगा, और एक दिन तो एग्ज़ाम होने वाली है, तो ऐसा तो नहीं है कि कभी नहीं होगी। तो अपने आप को बस थोड़ी कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, वो काफ़ी रोल होता है। अपने आप को सपोर्ट करने के में पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि पेरेंट्स का डायरेक्ट रोल तो है ही सही, एक लाइन उन्होंने शुरू में बोली इनडायरेक्ट रोल, कि पेरेंट्स को देख करके भी हमारे मन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। इन्होंने अपने पापा मम्मी को 5 घंटे सोते हुए और बाकी सब मेहनत करते हुए देखा है, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, कि आपके पेरेंट्स का जो मेहनत है आपके लिए वो जो कर रहे हैं उसका ऑटोमेटिक इफेक्ट आपकी लाइफ में आता है। कोमल, आप बताइए पेरेंट्स के रोल के बारे में कुछ। सर ऐसे मैंने बताया कि मेरे फादर डॉक्टर हैं, तो उन्हें देख देख के मैं रोज़ मोटिवेट होती थी कि बायोलॉजी में ही सबसे ज़्यादा फोकस करना है और बेस्ट स्कोर करना है।
सेकेंडली पेरेंट्स एक मैच्योर इन्फ्लुएंस की तरह काम करते हैं, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। स्टूडेंट्स जनरली ओवरवेल्म हो जाते हैं, कैसा भी रिजल्ट हो एग्ज़ाम का, बहुत अच्छा हो बहुत ख़राब हो, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छा है तो भी पढ़िए नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, बहुत ख़राब हुआ तो भी पढ़िए बेटर परफॉर्म करने के लिए। और प्लस वो डॉक्टर थे, उनने मुझे हेल्प भी की मेरी बायोलॉजी में, जो नहीं आए कंसेप्ट्स यहाँ एलन में भी आए, बहुत क्लियर हुए कंसेप्ट्स, उनने फर्दर हेल्प करी कंसेप्ट्स क्लियर करने में। फिज़िक्स में भी उनने हेल्प करी थी। अरे वाह, क्या बात है। एक लाइन कोमल ने बोला कि स्टूडेंट्स जो लाइफ होती है, उनको आपकी जो जनरेशन है, आप जिस एज में हो अभी, तो स्पाइक्स आते हैं, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो पेरेंट्स का एक मेच्योर रोल इन्होंने बताया कि पेरेंट्स अनुभवी होते हैं, वो इस दौर से गुजरे हुए होते हैं, तो कैसे इस दौर से पार पा सकते हैं, इसकी जानकारी पेरेंट्स से अपने बच्चों को देते हैं। बच्चों को तो एक दिन बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट बहुत अच्छा चला गया, कोई टेस्ट बहुत ख़राब चला गया तो वो दिन ऐसा लगता है कि ये सबसे ख़राब दिन है ज़िंदगी का। तो सबसे ख़राब दिन भी बहुत जल्दी आता है, सबसे अच्छा दिन भी बच्चों की लाइफ में बहुत जल्दी आता है, और इसको सही तरह से सही मायने में पेरेंट्स ही हमें गाइड करते हैं। ये सर नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आप सभी से, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट जो यहाँ बैठे हुए हैं, सभी स्टूडेंट्स वो हैं जिनके मार्क्स नीट के अंदर 700 और 700 प्लस मार्क्स हैं। इस सेशन से पहले नलिन खंडेलवाल के जो प्रीवियस ईयर 701 नंबर आए थे, लेकिन उससे पहले तो 700 मार्क्स सोचना भी बहुत बड़ी बात हो जाती थी। 691 पे फर्स्ट रैंक 691 पे फर्स्ट रैंक थी। तो मैं आप सभी से जो भी इसका आंसर देना चाहे पूछना चाहूँगा मैं कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठे हुए थे, नीट का एग्ज़ाम दे रहे थे, उस वक्त फीलिंग क्या थी आपकी? क्या इतने अच्छे मार्क्स हम ला सकते हैं? आप ठीक है, कृतिक बोलिए बेटा प्लीज़। हाँ, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा फील किया था। भले ही मेरी प्रिपरेशन एकदम टॉप लेवल की थी, लेकिन एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते समय बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी मुझे। मतलब क्वेश्चन तो हो रहे थे, लेकिन घबराहट मन में चल रही थी कि ये एक ऑल इंडिया एग्ज़ाम है, इसमें क्या होगा मेरा। रैंक के बारे में मुझे कोई टेंशन नहीं थी, वो पेरेंट्स ने बोल ही दिया था, वो तो एग्ज़ाम के बाद ही सोचना है, अभी कुछ भी नहीं सोचना। लेकिन उस फोबिया से, उस टेंशन से मैंने कैसे ओवरकम किया, तो वो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि मतलब आप यहाँ पर 1 मिनट लें और डीप ब्रीदिंग करें, और बस एक चीज़ को सोचें कि आपने ये 2 साल जो मेहनत की है, ये सैक्रिफाइस किया है, आपके पेरेंट्स ने जो सैक्रिफाइस किया है, ये 3 घंटे में मुझे आउटपुट निकाल के देना ही देना है। तो इसीलिए यहाँ पर मुझे परफॉर्म करना ही होगा। इसको सोचते हुए मैंने आराम से बाहर देखा, मेरी मतलब खिड़की वाली सीट थी तो बाहर देखा, और वहाँ से मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिली और मैंने आगे काम किया, और फाइनली आप रिजल्ट। ये जो लाइन उन्होंने बोली, ये लाइन मैंने पहले भी सुनी हुई है। हर्षित ने ये ऐसे कुछ सेशन में बोला था, उस था आपने सुना भी होगा वो सेशन, तो उसके साथ भी ऐसा हुआ था प्रीवियस, अभी तो वो पढ़ रहा है। उसने भी ये कहा था कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि एग्ज़ाम में थोड़ा सा मुझे अचानक ऐसा लगा था कि क्या हो रहा है ये। तो उसने 10-20 सेकेंड 30 सेकेंड अपनी आंखें बंद करी, थोड़ा सोचा, अपने आप को शांत किया, और फिर पेपर चालू किया। तो ये बात सही है, जब कभी ऐसा लगे, फील हो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम हॉल में ऐसा लगे, तो थोड़ा सा एक बार हमें पेन रख करके आराम करना चाहिए। बिल्कुल सर। ठीक है, और कोई इसका आंसर देना चाहेगा? क्योंकि जो इतने आसान पेपर था, तो एग्जामिनेशन हॉल में लगता है ना कि यार इतना आसान पेपर कैसा आ गया यार, क्या हो गया ये? तो कुछ फीलिंग्स हम जरूर चाहेंगे कि आप शेयर करें अपनी। अब जब प्रिपरेशन अच्छी होती है तो आसान पेपर को देख के ज़्यादा हालत ख़राब होती है कि रैंक बहुत फ्लक्चुएट होगी। बस तो एक वही है, कीप इट सिंपल, बस आराम से करते जाओ। बस मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत ही क्या है, एक ही लाइफ दी है भगवान ने, उसमें भी फिर टेंशन लेके अगर निकाल दोगे उसे तो क्या ही मतलब है। सही बात है। तो यस, नेक्स्ट कोई आंसर बोलना चाहे? हाँ बेटा अनिल बोलो। जैसे कि अपन पहले से ही सोच के तो जाते हैं कि अपन सिली मिस्टेक हम करेंगे अगर सिंपल पेपर होगा तो शुरुआत में तो मेंटेन रहती है, बट जैसे 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 कि मैं फिजिक्स लास्ट में की थी, तो उसमें एंड तक आते आते आप भूल जाते हैं कि अपने को सिली मिस्टेक को सही करना है, कि वो भी ना हो। कंसंट्रेशन क्या धीरे धीरे फिर वो जैसे सिंपल पेपर आता है तो ऐसा लगता है कि अपने को सारा ही अपने को आता है, तो उस हिसाब से लास्ट में सिली मिस्टेक्स की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो अपनी सिली मिस्टेक्स वाली जो एक्यूरेसी है वो आप लास्ट तक मेंटेन करके रखें। सिंपल पेपर में ये काफ़ी ज़्यादा होता है। हार्ड पेपर में तो क्या है, पूरा पेपर एक जैसे रहता है, तो उसमें आप कंसंट्रेशन बनी रहती है। हाँ, ये बात सही है, हार्ड पेपर में कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक बनी रहती है, क्योंकि क्वेश्चंस को सोचने में दिमाग ज़्यादा काम आता है तो ऑटोमेटिक कंसंट्रेट हो जाता है। इजी पेपर में अपने आप को कंसंट्रेट रखना और बड़ा टास्क है। सोएब भी कुछ कहना चाहेंगे? यस। मैंने डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में एकदम नहीं सोचा,
क्योंकि पहले से ही पता था पेपर तो इजी ही आने वाला है। डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में सोचा नहीं, एक क्वेश्चन एट ए टाइम अटेम्प्ट किया, हर एक क्वेश्चन को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया। लेकिन हाँ, जैसा कि कृतिक ने भी बोला, एक ब्रेक जो छोटा सा लेना होता है वो भी मैंने लिया था, लेकिन वो सिर्फ जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस मेरे को लगे थे या जो क्वेश्चंस मेरे को डाउटफुल लगे थे उन सबको मैंने लास्ट के लिए छोड़ा हुआ था। वो डाउटफुल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से पहले जो कृतिक ने जैसा ही कहा 30 सेकेंड तक आंखें बंद करके थोड़ा सा काम हो जाना या कूल हो जाना, ताकि जो भी आपके दिमाग में प्री ऑक्यूपाइड जो थॉट्स होते हैं उनको आप निकाल दो, और जो भी आपके डाउटफुल क्वेश्चन है उन पे आप पूरा 100% कॉन्सेंट्रेट कर सको। बस इस पॉइंट पे ही मैंने फोकस किया। नरेंद्र, आप कुछ कहना चाहेंगे बेटा इसमें? एग्ज़ाम में जब मैं गया था सबसे पहले मैंने बायोलॉजी अटेम्प्ट की थी, तो मैंने बायोलॉजी करना स्टार्ट किया। तो मैं कर रहा था, मुझे कुछ नया लग ही नहीं रहा था, क्योंकि मेरे एलएन के टेस्ट में, एलएन के जो मॉड्यूल्स होते हैं उनमें इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी थी कि मुझे कुछ नया लग ही नहीं रहा था। आपको मुझे ये लग रहा था कि ये क्वेश्चन तो मैंने देखा हुआ है, इसका आंसर तो ये है, ये गलत क्यों है, ये सही क्यों है। तो मैं करता गया और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया, तो मुझे कुछ नया लगा ही नहीं। और पेपर बहुत आसान ही था, तो और आसान पेपरों में सिली मिस्टेक्स की दिक्कत रहती है, पर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि इजी पेपर आया तो और ज़्यादा कंसंट्रेट होना है, क्योंकि इजी पेपर में आपको सिली मिस्टेक कर ली मतलब सुसाइड है, वो एक टाइप का सुसाइड है, क्योंकि 5 नंबर गए तो आप कॉलेज मिस कर दोगे, अच्छी कॉलेज। तो आपको एक भी क्वेश्चन किसी हालत में सिली मिस्टेक से गलत नहीं करना है। आपके पास टाइम, इजी पेपर में टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप हर क्वेश्चन को 2 बार कर सकते हो, तो कंसंट्रेट होके पेपर करना है। बाकी इसमें और अपन ने थ्रू आउट द सेशन इन चीज़ों की बहुत प्रैक्टिस की है। अलग अलग वैरायटी के पेपर्स, बहुत पेपर्स दिए हैं हमने, और न जाने बहुत सारे, बहुत मतलब कि बताना भी मुश्किल हो रहा है। नंबर ऑफ मेजर टेस्ट तो हमने इतने दिए थे, हर कैटेगरी के दिए हैं। 720 आउट ऑफ 720 वाला पेपर है, ये इजी पेपर है, ये टफ पेपर, उसमें कैटेगरीज, आउट ऑफ सिलेबस, हर तरह की वो संभव कोशिश हम सब ने मिलकर यहाँ की थी बच्चों के साथ, जिससे कि बच्चों को हर एक तरह की प्रैक्टिस हो जाए कि एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, पेपर किसी भी तरह का हो, अपना स्टूडेंट हमेशा वह 100% परफेक्शन से अपना काम करके आए। सही बात है। नाउ अब सब्जेक्ट वाइज थोड़ी बात करते हैं। फिजिक्स को अगर हमें पढ़ना है तो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए? हालांकि बात हो चुकी है पहले एक बार, बस क्योंकि लास्ट राउंड चल रहा है अभी, तो एक बार सब्जेक्ट वाइज ही बात कर लेते हैं। फिजिक्स में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है? किन बातों को हम, कार्तिकेय आप बताइए बेटा प्लीज़, कि फिजिक्स में हम किन बातों को विशेष ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें, जिससे कि हम फिजिक्स हमें आसान लगने लगे और हम बहुत बढ़िया तरह से अच्छी स्कोरिंग कर सकें वहाँ पर। फिजिक्स में जो मेन रोल होता है वो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग का होता है, लेकिन उससे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो उसे फॉर टाइम बिंग छोड़ देते हैं, और क्वेश्चंस भी नहीं होते तो उन्हें रट लेते हैं। ये तो मतलब बहुत ही घटिया अप्रोच टाइप है। क्या करना चाहिए कि थोरोली पढ़ो उसे, टीचर से समझो, नहीं आए वापस समझो, जितनी बार नहीं आए वापस समझो, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और फिर क्वेश्चन ना आए उसको भी ट्राई करो जितना बार हो सके, और अल्टीमेटली फिर टीचर से पूछना पड़ेगा। और उसमें भी जो टीचर से पूछो, उसमें भी जो कॉन्सेप्ट वो बता रहे हैं उसको ढंग से समझो। मतलब फिजिक्स में आप चूक नहीं कर सकते किसी भी तरह की, कि आपने कुछ भी मिस किया, किसी को छोड़ दिया किसी चीज़ को। हर चीज़ को आपको एकदम डीपली पता होना चाहिए। ऑल्दो पेपर अब आजकल थोड़ा आसान आने लगा है, तो हमें ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं होती। क्या है, बाकी उसके लिए तो फिर एडवांस है ही सही, जे एडवांस। तो अपने नीड के हिसाब से वो क्या है, एक्चुअली आपका वही सिली मिस्टेक चीज़ देखते हैं कि आपका माइंड कितना काम है, जो डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरी होता है। तो उस हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हमेशा काम रहना चाहिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस मेनली फिजिक्स में करनी चाहिए। मतलब प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, पहले कॉन्सेप्ट को समझो एक बार, उसके बाद जितनी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं वो प्रैक्टिस करें अपन, ठीक है। बायोलॉजी में कोमल आपसे पूछना चाहेंगे बेटा हम, कि बायोलॉजी को पढ़ने का प्रॉपर स्ट्रेटजी, किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से उसको हम आगे लेके चलना चाहिए, बायो के बारे में बताएं बेटा। सर जैसे एनसीईआरटी एक बच्चा सबसे पहले पढ़ता है तो उसकी लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड, और एलन की मॉड्यूल्स उस सारी इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देती है आपके लिए। बच्चा पहली बार एनसीईआरटी पढ़ता है तो वो डर जाता है कि ये कैसे कोप अप करेंगे इस सिलेबस से, और ये कैसे हम समझेंगे बिना किसी टीचर के। इवन स्कूल टीचर्स इतने अच्छे से समझा नहीं पाते, बट एलन के टीचर्स, एलन की मॉड्यूल्स उसे बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देती हैं। प्लस वो थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देती है जो रिक्वायर्ड है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होना ही चाहिए, क्योंकि कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाए तो एलन उस तरीके से आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करके रखता है जो एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है।
और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए प्रूव हुआ था पर्सनली। एलन सिस्टम मतलब बहुत ज़्यादा उसने सिंप्लीफाई कर दिया मेरे लिए, जो आई थिंक डिफ़िकल्ट होता अगर मैं नॉर्मल स्कूलिंग करती तो। अनुराग बेटा, आपसे पूछना चाहेंगे हम केमिस्ट्री में किस तरह से फोकस करें, किस तरह से पढ़ें उसको अपन अब? केमिस्ट्री में तो 3 टॉपिक्स होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। फिजिकल के लिए तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल सेम एज फिजिक्स है, बस आपको कंसेप्ट समझना है और उस पर जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो करो। अब भले ही नहीं आए तो फिर से जाके समझो सर से, जितनी बार समझो उतनी बार अच्छा है। और रही बात इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक के लिए तो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सर के नोट्स उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सर के नोट्स पढ़ लिए तो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। और ऑर्गेनिक के लिए आप जनरली रिएक्शन से बहुत लोग डरते हैं, जीओसी से, कि बहुत सारे रिएक्शन से कैसे याद करेंगे। पर आप रिएक्शंस को याद मत करो, उनको बस फ्लो में पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, जब तक हो सके तब तक पढ़ते जाओ, लास्ट मोमेंट तक पढ़ते जाओ, ताकि वो रिएक्शन आपको याद रहे, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो रिएक्शन होगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जीओसी को एक ऐसे रट्टा मारू सब्जेक्ट की तरह मत पढ़ो, मतलब ऐसा पढ़ते जाओ कि वो रिएक्शन हो रही है, मेरे सामने हो रही है वो रिएक्शन, ऐसा पढ़ते जाओ, तो फिर आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये आपके लिए। और मुझे लगता है कि जब क्वेश्चन सामने आता है ना, तो उससे रिलेटेड कंसेप्ट अपने आप दिमाग में आ जाएगा फिर। हाँ, वो अगर तो आपने है। बार बार अच्छे से पढ़ा हुआ है तो। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि आपकी 6th क्लास में कौन कौन से क्लासमेट्स हैं, उन सबके नाम बताइए। इट मे हैपन्स कि आप सब बच्चों के नाम नहीं लिख पाओ, लेकिन उनमें से कोई बच्चा आज भी आपके सामने आ जाए तो आप आराम से कह सकते हो, अरे आजकल तू कहाँ है, क्या कर रहा है, अच्छा तेने कॉमर्स लिया गया, आप बता सकते हो, उसको याद कर सकते हो। तो सामने जब कुछ क्वेश्चन आता है तो उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है, थ्योरी है, वो दिमाग में आ जाती है। दिमाग पे इतना विश्वास करना चाहिए। एक क्वेश्चन मेरा स्वैप से है। ये एग्ज़ाम आपका जो कि मई में होना था काफ़ी लेट हुआ, लेकिन 720 मार्क्स में से 720 मार्क्स आपके आ गए। तो जो टाइम मिला और 720, इनका कोई कनेक्शन है तो आप ज़रूर बताएं। कोविड के टाइम पे भी मैं कोटा में ही रहा, कोटा में रह के ही मैंने प्रिपरेशन करी अपनी, और बसेस अवेलेबल करवाई गई थी बच्चों के लिए, पर मैं उसमें गया नहीं, क्योंकि मेरे को एक तो ये डर था कि जो रिस्क ऑफ एक्सपोजर है वो बसेस में ट्रैवल करने से ज़्यादा होगा, और दूसरी बात तो ये भी थी कि मेरे को ये भी डर था कि बाकी जो लोग हैं मेरे कॉम्पिटिटर्स, वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे इस टाइम पे। इन 2 डर की वजह से ही मैं अच्छे से, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया इस लॉकडाउन के टाइम पे भी। पहली बार जब नीट पोस्टपोन हुआ था उसको मैंने ऐसा सोचा कि जैसे 12th के बोर्ड्स में जब हम फोकस्ड हो जाते हैं तो 12th वाले पार्ट पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन फिर जब पहली बार नीट पोस्टपोन हुआ तो मैंने 11th वाले पोर्शन पे ज़्यादा फोकस किया, और लेकिन जब सेकेंड टाइम नीट पोस्टपोन हुआ उस पॉइंट पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं लो फील कर रहा था, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया अराउंड 4 to 5 डेज़ का, जिस पे मैंने ज़्यादा दिन मतलब ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ा, बस 1-2 पेपर सॉल्व किए थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और उसके अलावा मूवीज़ वगैरह देखे, मोबाइल गेम्स वगैरह खेले। तो एक क्वेश्चन इन्होंने खुद ने जनरेट किया कि जो इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स हैं, मोबाइल या मोबाइल से रिलेटेड कुछ अच्छे यूज़ भी हैं जो तो बच्चे कर ही रहे हैं। आज जो बच्चे सुन रहे हैं मोबाइल के थ्रू सुन रहे हैं, आज बच्चे जो पढ़ रहे हैं मोबाइल के थ्रू पढ़ रहे हैं। क्वेश्चंस, टेस्ट, स्टडी, क्लासेस, सब कुछ अभी वो थ्रू मोबाइल या कुल मिला के गजेट्स के थ्रू कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसका अच्छा यूज़ हुआ। इसके जो दूसरे साइड यूजेज हैं जिनको अब एज ए स्टडी हम ख़राब यूज़ कहते हैं, लाइक सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ज़रूर बताइए कि इनका क्या, आपके फेसबुक अकाउंट्स के अंदर बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आपने कुछ यूट्यूब चैनल्स बना रखे होंगे, उनमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होंगे, डेली आप अपने आप को अपडेट करते होंगे कि आज मैंने फिजिक्स में ये वाला टॉपिक कर लिया, सिलेबस कर लिया, ऐसे कुछ भी करते होंगे आप लोग? नहीं करते? बहुत कम किया। आप ही बोलिए चलो। कल तक कुछ यूज़ नहीं किया था, मतलब मेरे पास फ़ोन ही नहीं था, तो कीपैड वाला फ़ोन था नॉर्मल, क्योंकि एलन में बोला गया था कि कीपैड वाला फ़ोन इज़ की टू सक्सेस, सो मैंने कीपैड वाला फ़ोन यूज़ किया था। और फिर उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तो फिर घर गए तो फिर बहुत टाइम बाद मतलब फ़ोन वगैरह यूज़ किया, तो सोशल मीडिया पे फिर पुराने मैसेजेस, पुराने फ्रेंड्स, तो फिर उसमें काफ़ी टाइम पास होता था। रात को 2-2 3-3 बज जाते थे, तो टाइम पास होते ही रहता था। फिर हम लोगों ने तो मतलब हम चारों बच्चों ने गेम्स भी, मोबाइल गेम्स भी खेलने स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन फिर बाद में एक टाइम पे ऐसा लगा कि नहीं, अब इससे बस टाइम वेस्ट हो रहा है और फोकस भी लूज़
रिड्यूस हो रहा है। तो फिर जब सेकंड बार नीट पोस्ट मारी तो 4-5 दिन का गैप था, वो हमने सबने लगभग साथ में ही लिया था, तो फिर तब थोड़ा रिलैक्स किया। लेकिन उसके बाद जो फ़ोन रखा तो उसके बाद फिर एक सीधा डिसाइड ही कर लिया था कि अब इसको हाथ ही नहीं लगाऊंगा, सीधा मैंने मतलब उसको तो कबर्ड में रख दिया था कि अब इसको सीधा नीट के बाद ही हाथ लगाऊंगा। तो फिर उसके बाद कंप्लीटली जो एलन के सिर्फ जो कुछ लेक्चर्स होते थे एलन के देखने के लिए या फिर जो ऑनलाइन टेस्ट होते थे एलन के उसके लिए ही यूज़ किया था, बाकी मैंने फ़ोन मतलब बिल्कुल नहीं यूज़ किया था। बिल्कुल सही बात है, दोस्तों के साथ ही भटके भटके तो हैं सब दोस्त मिलके एक साथ ही। ठीक बात है, कभी कभी ऐसा होता है कि लंबा समय मिल गया इनको, वरना तो 10वीं के बाद से लेकर 12th क्लास तक 2 साल का पूरा गैप ऑलमोस्ट सबका रहा होगा। मैंने भी कहीं कि आपके देखे भी हैं, चैनल वगैरह भी देखा, फेसबुक भी देख लिया मैंने आपका वैसे तो मुझे ये फील हुआ उसमें कि ऑलमोस्ट 2 इयर्स का गैप है उसमें वास्तव में। और कुछ कुछ अपडेट्स केवल इस लॉकडाउन में बहुत कम वो बिक्के दुक्के दिखे, मुझे तो दिखे भी नहीं। आप कह रहे हो आप गेम्स तो कैसे पता लगूँ आप खेलते थे नहीं खेलते थे, बाकी आप कह रहे हो तो उसका खेलते होंगे। तो कभी कभी ऐसा टाइम आ जाए तो अगर आप गेम्स खेलते भी हैं मोबाइल तो एक लिमिट उसकी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम केवल उसी प्राइमरी काम में फिर जुट जाएं कि मोबाइल ही खेलते रहे, गेम्स ही खेलते रहें, फेसबुक ही देखते रहें, ट्विटर ही देखते रहें, क्या ट्रेंड चल रहा है बस यही चल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी गलती से भटक भी जाओ तो बहुत जल्दी वापस ट्रैक पे आ जाना चाहिए। जैसे शोएब ने कहा कि गेम्स खेले लेकिन बहुत जल्दी ट्रैक पे आ गए, और कुछ अगर आप बताना चाहें इसके बारे में। एलन में जो स्मार्टफोन वाला पॉइंट स्टार्टिंग में बोला गया था वो तब भी मैं उस पॉइंट से डिसएग्री करता था, आज भी करता हूँ, क्योंकि जैसा मैं कोविड के टाइम पे घर नहीं गया, अगर स्मार्टफोन मैंने घर भेज दिया होता तो शायद मैं कोई भी कुछ भी कर नहीं पाता। तो बच्चों माफ़ी चाहते हैं, अब के किसी बच्चों को हम ये तो नहीं बोल सकते कि मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन ना रखो, इंटरनेट मत रखो। अब आज की जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से हम सब लोग भी यही कहेंगे अब कि इसका सही यूज़ करो, फ़ायदा उठाओ। मतलब इंटरनेट का यार, मोबाइल गैजेट्स का फ़ायदा उठाओ, आपके पास जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनका फ़ायदा उठाओ। अब तो ये कहेंगे, जैसे कि आपने भी उठाया, आपने आई थिंक ये भी कुछ अभी 1-2 इंटरव्यू में कहा था कि आपने ड्यूरिंग द लॉकडाउन व्हाट्सएप के थ्रू डाउट्स पूछे, तो ये भी तो यूज है व्हाट्सएप का। केवल डीपी थोड़ी है, स्टेटस थोड़ी है व्हाट्सएप का ये भी यूज़ है। और कुछ प्रॉब्लम्स तो बहुत आएंगे, लेकिन कंक्लूजन ये है कि फाइंड द सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम्स आएंगी, निश्चित बात है, आनी प्रॉब्लम्स तो आनी है। किसी भी पाथ पर अपन चल रहे हैं तो वहाँ प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन कंक्लूजन ये है कि फाइंड द सॉल्यूशन। उनका सॉल्यूशंस क्या है, वो सॉल्यूशन ढूंढो और आगे बढ़ो। आप सभी में नरेंद्र बिश्नोई जो है ये आप रिपीटर बैच के अचीवर फेज के स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो निश्चित रूप से इन लोगों की पढ़ाई की स्ट्रेटजी और आपकी स्ट्रेटजी में काफ़ी अंतर रहा होगा। आपने एग्जैक्टली क्या स्ट्रेटजी फॉलो की है, एक बार सभी स्टूडेंट्स को बताएं। एक बार मैं थोड़ा सर बिल्कुल स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। कुछ बच्चों के मन में एक मिसकंसेप्शन है कि आफ्टर 12th वाले बच्चों की टॉप 100 में रैंक नहीं आती। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आफ्टर 12th होते हैं उसके बाद भी उनकी अच्छी रैंक आती है। अच्छी रैंक नहीं आने में क्या दिक्कतें आती हैं वो ये ज़रूर बताएंगे कि वे पढ़े लिखे बच्चे होते हैं। ये 11th-12th सिलेबस सारे पढ़ चुके हैं, सारा कंटेंट देख चुके हैं, वो शब्द सारे सुन चुके हैं, उनको दोबारा पढ़ना क्लास में, सारी क्लास अटेंड करना मेरे हिसाब से ये बहुत टफ होता होगा। तो नरेंद्र बताइए, क्या वास्तव में आप सारी क्लास अटेंड करते थे? किस तरह से आपने तैयारी की? आप 12th पास करने के बाद 1 साल पढ़े, किस तरह से आपने तैयारी की? लास्ट ईयर जब मैंने नीट दिया तो मेरे 570 आए थे, तो अराउंड 16,000 रैंक थी। उस टाइम मैंने बहुत लो फील किया क्योंकि मेरा पेपर मेरे मतलब पढ़ाई के अकॉर्डिंग नहीं हुआ था। तो पहले फिर रिपीट करने का डिसाइड किया, कोटा आया तो यहाँ ओरिएंटेशन सेशन हुआ था। तो उस दिन जो डायरेक्टर सर और सर ने मोटिवेट किया तो मैंने उनका वही मेन ये चीज़ निकाली थी, गलतियाँ कहाँ की है मैंने, किस चैप्टर में गलतियाँ की और कौन सी गलतियाँ की और कहाँ मिस्टेक की है। तो सबसे पहले उसी दिन घर पे जाकर मैंने नीट 2019 के पेपर का एनालिसिस किया, कहाँ मिस्टेक हुई। लास्ट ईयर के एक टॉपिक पे मैंने पूरा दिमाग लगा ये लिखा कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक, इस चैप्टर में मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, किस पे मुझे फोकस करना है, किस पे मुझे कम ध्यान देना है, ये मैंने सब पॉइंट आउट करके कर लिया। अब अचीवर के स्टूडेंट्स की ये दिक्कत होती है, उनको लगता है कि हमें सब कुछ आता है। ऐसा नहीं है, सब कुछ आता तो सेलेक्ट हो ही जाते, लेकिन आपको कुछ कुछ आता है ज़रूर है, पर आपको क्लास एक भी मिस नहीं करनी है। आता है तो भी लेनी है, नहीं आता है तो भी लेनी है, और एक एक बात को ध्यान से सुनना है और परफेक्टली टीचर्स को फॉलो करना है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, टीचर्स को फॉलो करना है। एलन का स्टडी मटेरियल मोर देन सफिशिएंट है। एलन में जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं वो बहुत है। आप टीचर्स को फॉलो करते जाओ और कभी क्लास मिस नहीं करनी। कोई भी क्लास किसी भी टॉपिक की कितनी बार भी पढ़ लिया हो, कितना भी आता हो, उसे लेनी ही है। क्योंकि
अचीवर के स्टूडेंट की क्या दिक्कत होती है कि पुराने तो मिस्टेक्स क्लियर हो जाती है, पर कुछ क्लास छोड़ देते हैं, वो नई मिस्टेक्स क्रिएट हो जाती है, फिर वो गलतियाँ होने लग जाती है, तो फिर वो यदि वो रिपीट करते तो भी स्कोर में ज़्यादा वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो रैंक में नहीं दिख पाते हैं, ये मिस्टेक कर लेते हैं। इसलिए एक एक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है, और पर मतलब जो वीक है उसको तो टाइम देना ही है, पर जो स्ट्रॉन्ग है उसको भी टाइम टू टाइम देना है, उस पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है। तो ये तो जैसा कि उन्होंने कहा कि जो हमारी वीकनेस है उनको दूर करने के लिए तो क्लास अटेंड करना ही है, जो स्ट्रॉन्ग उसकी भी क्लास अटेंड करनी है। हाँ बिल्कुल, उसकी भी क्लास स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि आप उसे वापस रिवाइज नहीं करेंगे तो वो वीक हो जाएगा धीरे धीरे। तो उसके लिए क्लास में जाने की जरूरत है। हाँ, क्लास एक क्लास पूरी लेनी है, एक भी क्लास मिस नहीं करनी, भले वो किसी टॉपिक की हो, कुछ भी हो। मतलब क्लास तो सबको अटेंड करनी चाहिए। सही बात है ये कि आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग है तो भी हमें क्लास अटेंड करनी चाहिए, ये मानते हो कि हम रिवाइज कर रहे हैं। घर पे रिवाइज करनी चाहिए, क्लास में रिवाइज करें, बत्ता ही फर्क है और क्या। और आपका टॉपिक और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वो। और अभी तो क्लासेस जो चल रही हैं वो ऑनलाइन चल रही हैं, तो स्टूडेंट्स लापरवाही कर सकते हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है ऐसी कोई लापरवाही नहीं करनी है, एकदम अटेंटिवली यही मानते हुए कि हम क्लास में बैठे हुए हैं, सर हमारे सामने हैं और हमें वो पढ़ा रहे हैं, एग्जैक्टली उसी तरह से क्लास अटेंड करनी है, हर क्लास अटेंड करनी है, कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए अपनी, क्योंकि वाकई सर क्लास का बहुत बड़ा महत्व होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, उसमें सक्सेस पाने के लिए। और अभी तो और टफ है क्लास अटेंड करना मेरे हिसाब से, क्योंकि कलीग्स भी नहीं है देखने वाले कि आज अरे वो आज मेरा दोस्त आया नहीं, विष्णु आया नहीं आज, अरे तेरे कार्तिक क्या हुआ, तेरे कल क्यों नहीं आया तू, अरे ऐसा हो गया था। ऐसी कोई बात करने वाला भी नहीं है आसपास, ना आपको देखने वाले टीचर हैं जो आपको कहते हैं अरे कोमल तू कल क्यों नहीं आई, सर ऐसा हो गया था, ऐसा कोई भी नहीं है आपके सामने। अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो इन बच्चों के लिए और टफ टास्क है। कोई आपको नहीं देख रहा है, मानते हुए आप अपनी पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने दोस्तों के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने सर के लिए नहीं कर रहे हैं आप पढ़ाई अपने आप के लिए कर रहे हैं। तो ये मानते हुए कि ऊपर वाले आपको देख रहे हैं और आपके अंदर जो आप खुद बैठे हुए हैं वो देख रहे हैं। टेस्ट पेपर ईमानदारी से देना है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो घर बैठे टेस्ट दे रहे हैं, तो चाहें तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये 720 अभी ला के दे देंगे आपको। सेल्फ डिसिप्लिन होना ही चाहिए इस वक्त। अगर सेल्फ डिसिप्लिन इस वक्त अगर बच्चों ने नहीं रखा तो अच्छा, एग्ज़ाम भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब कि सेशन काफ़ी कुछ तो अब हो गया है, रिजल्ट आ ही गया है, तो नया सेशन स्टार्ट हो गया एक तरीके से। तो जितना समय बचा है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करें और आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से सक्सेस मिल सकती है आसानी से। चलिए सर, अब अलविदा कहें बच्चों को। बिल्कुल, बच्चों और भी मौका मिलता रहेगा, हम बाकी बच्चों से और भी मिलते रहेंगे। इसी तरह से ये सब बच्चे जब कॉलेज चले जाएंगे तब भी हम इनसे बात करते रहेंगे। और अब तो इस पेंडेमिक में एक नया जो मिला है हमको कि ऑनलाइन, लाइव, डिजिटल, ये नए वर्ड से कुछ जिनका हम बहुत अच्छा फ़ायदा उठाएंगे। आप लोग वहाँ रहोगे तो हम आपसे लाइव इसी तरह से कभी ज़रूर बात करेंगे, आपका सेशन हम ज़रूर बच्चों के लिए करवाएंगे। आप सबको एक बार फिर से बधाई हो, जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर आए उन सबको और अच्छे भविष्य के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा, आई थिंक काफ़ी समय बच्चों आप सब ने हमें दिया, और अब आज भी जो क्लासेज आपकी पेंडिंग है, वीक में जो पेंडिंग रह जाता है उस वर्क को पूरा करें। सर मेरे हिसाब से इतना। चलिए इस सेशन को भी यहीं पे एंड करते हैं। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अगले वर्ष जो एग्ज़ाम होगा उन सभी के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।